आज का लेक्चर हमारा है क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स के बारे में। लेक्चर नंबर 11। क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स की एक टाइप है। जैसे हमने पहले क्लास ए की एफिशिएंसी थी 25%, क्लास बी की थी आई थिंक 75%, क्लास बी और क्लास ए बी की। सो इसी तरह हम क्लास सी देखते हैं कि एक डिफरेंट टाइप की का एम्पलीफायर है जिसका डिजाइन कुछ डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट इसकी एफिशिएंसी वगैरह होगी। सो देखते हैं कि क्लास सी एम्पलीफायर क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं और किन कंडीशंस में हम इसको अप्लाई करते हैं। सो क्लास सी एम्पलीफायर्स आर बायस्ड इनटू कंडक्शन रीजन मच लेस देन 180 डिग्री। हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जितना ज्यादा आपका कंडक्शन टाइम होता है या कंडक्शन एंगल होता है, उतनी आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्लास ए एम्पलीफायर आपका कंप्लीट 360 डिग्री के लिए ऑपरेट करता है, उसकी एफिशिएंसी कम है। फिर क्लास बी आपका 180 डिग्री से थोड़ा सा कम के लिए या 180 डिग्री के अराउंड क्लास बी और ए भी ऑपरेट करते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्लास ए से ज्यादा है। ठीक है। अब क्लास सी को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि ये 180 डिग्री से भी कम टाइम के लिए ऑपरेट करते हैं। यानी कि हमारे पास जो साइकिल होता है एक नॉर्मल एसी साइकिल होता है, नॉर्मल एसी साइकिल है। ठीक है। तो क्लास ए कंप्लीट के लिए काम करता है, क्लास बी हाफ के लिए काम करता है, और जो क्लास सी है ना वो हमने हमने बनाया इस तरह है कि वो कोई यहाँ से लेकर यहाँ कोई 180 से भी कम टाइम में ऑपरेट करेगा या कंडक्ट करेगा, बाकी टाइम में वो ऑफ रहेगा। सो इसकी एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं आरएफ में, रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस होती हैं, ऑसिलेटर और मॉड्यूलेटर्स में उनकी एप्लीकेशंस होती क्या है, कैसे हैं, वो भी हम देखेंगे। सो हम इसको वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें बहुत थोड़े टाइम के लिए लोड को ऑन करना हो। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे पल्स देनी हो ना, वहां पे हम इस क्लास सी एम्पलीफायर को यूज करते हैं, क्योंकि जब हमें पल्स रिक्वायर्ड होती है तो हम सिर्फ उसी टाइम पे ऑन करते हैं। बाकी टाइम पे अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा तो पावर जाया करेगा। सो हम सिर्फ उस टाइम पे इसको इसको ऑन करते हैं जिस टाइम पे हमें जरूरत होती है। बाकी टाइम पे इस ट्रांजिस्टर को हम ऑफ रखते हैं ताकि हमारी पावर वेस्टेज ना हो और हमारी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए। सो इसका डिजाइन देख लेते हैं। डिजाइन में है कि जी ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, एक उसके साथ वोल्टेज इनपुट है, एक वीसीसी है, एक थर्ड एक सोर्स लगाया हुआ है दैट इज माइनस वीबीबी। ठीक है। द ट्रांजिस्टर इज ऑन व्हेन द इनपुट सिग्नल एक्सीड्स वीबीबी प्लस वीबीई। इसका क्या मतलब है और इस वीबीबी का मकसद क्या है? नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये नहीं लगी हुई, ठीक है, अगर ये अटैच नहीं है तो फिर क्या होता है कि ये सिग्नल यहाँ से आ रहा है, ये कब यहाँ अपीयर होगा यहाँ पे, यानी कि इसको ऑन कब करेगा, कितने टाइम के बाद ऑन करेगा, जब ये 0.7 वोल्ट को एक्सीड करेगा। ठीक है। तो जैसे ये 0.7 वोल्ट को एक्सीड करेगा ये सिग्नल, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, जैसे कि हमने क्लास ए में भी देखा था और क्लास बी में भी देखा था। ठीक है। यानी कि 0.7 का टाइम का मतलब क्या है? 0.7 का मतलब ये है कि ये कुछ यहाँ पे जाके ऑन हो जाएगा यहाँ पे। बट हम चाहते हैं यहाँ पे ऑन ना हो, हम चाहते हैं कि अ, ये ऑन हो इस जगह पे जाके और इस जगह पे जाके ऑफ हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कितना वोल्टेज पे है और ये वाला पॉइंट कितने वोल्टेज पे है। ठीक है। और इस हिसाब से हम इसके बैरियर पोटेंशियल को एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि पहले जब इसने 0.7 वोल्ट पे इसने कनेक्शन स्टार्ट करनी थी, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है, ये पॉइंट है
लेट्स सपोज 3.7 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब हम चाह ये रहे हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये किस टाइम पे कंडक्शन करना स्टार्ट करे, ये वाला ट्रांजिस्टर किस टाइम पे कंडक्शन करे जब इनपुट सिग्नल 3.7 वोल्ट्स पे आए, ठीक है, तब कंडक्शन स्टार्ट करे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लगा दी हमने एक लगाई वीबीबी नेगेटिव करके ये वाली, और इसकी वैल्यू क्या रखी, इसकी वैल्यू हमने रख दी नहीं, इसकी वैल्यू हमने रखी 3 वोल्ट्स। 3 वोल्ट्स क्यों रखी, क्योंकि अब हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना है 3.7 वोल्ट पे, ठीक है। अब यहाँ से जब आपके पास वोल्टेज आना शुरू हुई तो वोल्टेज पहले 1 वोल्ट हुई, फिर 2 वोल्ट हुई। अब जब यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे ये वाली जो वोल्टेज आ रही है, जब इसकी वैल्यू लेट्स सपोज इसकी वैल्यू यहाँ पे वी इन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है, वी इन की वैल्यू 1.7 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, 1.7 वोल्ट जब यहाँ पे आएगी तो ये ट्रांजिस्टर एक तो 0.7 वोल्ट इसको चाहिए, दूसरा यहाँ से माइनस सप्लाई भी जा रहा है, सो ये उसको माइनस जो सप्लाई है ये इसको काउंटर करेगा। इन शॉर्ट, जब जब ये वाली आपका जो वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज है, जैसे ही ये वाला सोर्स वोल्टेज 3.8 वोल्ट्स पे जाएगा, ये सोर्स वोल्टेज जैसे ही 3.8 वोल्ट्स पे जाएगा उस टाइम पे ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। क्यों कंडक्शन स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब ये सोर्स 3.8 पे आया 3 वोल्ट तो इसने खत्म कर दिए, आगे यहाँ पे कितना कितना बचा 0.8 वोल्ट, और 0.7 इसने खत्म कर दिए, तो 0.7 से भी अब ऊपर चला गया। यानी कि अब बैरियर पोटेंशियल, पहले जो बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट था, इस बैटरी नेगेटिव बैटरी की वजह से अब वो बैरियर पोटेंशियल 3.7 वोल्ट हो गया है, ठीक है। सो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम बैरियर पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अब सिग्नल जो कंडक्शन होगी वो 0.7 वोल्ट से स्टार्ट ना हो, वो 3.7 वोल्ट से स्टार्ट हो। तो इसलिए हम बैरियर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देते हैं नेगेटिव बैटरी लगा के। सो जब तक 3.7 वोल्ट आता नहीं है ना, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होता, और क्योंकि ये ऑन नहीं होता इसलिए ये पावर कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। और बहुत थोड़े टाइम के लिए हम इसको ऑन करते हैं, क्योंकि स्मॉल स्मॉल टाइम के लिए ऑन होता है, सो ये बहुत एफिशिएंट होता है। जितनी ज्यादा देर के लिए ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा उतना अनएफिशिएंट होगा। सो इन समरी, इन क्लास सी एम्पलीफायर हम उसका बैरियर पोटेंशियल खुद से इंक्रीज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हम किस पॉइंट पे ट्रिगर करना चाहते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, किस पॉइंट पे हम अपना ट्रांजिस्टर ऑन करके अब आउटपुट लेना चाहते हैं। सो उसके मुताबिक हम इसका बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, सो इसके बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद अब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो उसकी हमारे पास वेवफॉर्म किस टाइप की आती है वो देखते हैं। वेवफॉर्म हमारे पास आती है इसकी, सो बेसिक इसकी ऑपरेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है माइनस वीवीबी, और वीवीबी की हमने वैल्यू नहीं बताई, और यहाँ पे हमने एक सर्किट लगाया है दैट इज कॉल्ड एज टैंक सर्किट, ठीक है। इसका ऑपरेशन हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस वेवफॉर्म को समझते हैं। सो वेवफॉर्म क्या कह रही है कि आपने ये आपके इनपुट सिग्नल की वेवफॉर्म है। इनपुट सिग्नल कब आउटपुट देगा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका बैरियर पोटेंशियल यानी कि 0.7 वोल्ट लास्ट केस में जब हमने देखा था, प्लस माइनस वीवीबी रीच करेगा। अगर हम उसी एग्जांपल को लेते हैं तो बैरियर पोटेंशियल हमने पिक किया था 0.7 वोल्ट, और वीवीबी हमने लगाई थी 3 वोल्ट की, ठीक है। सो अब टोटल यानी कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ट्रांजिस्टर कंडक्शन वाला, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बन गया हमारे पास 3.7 वोल्ट,
ठीक है जी। तो 3.7 वोल्ट्स का ही हमारे पास ये पॉइंट है और 3.7 वोल्ट्स का ही हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है। सो 3.7 वोल्ट पे कंडक्शन स्टार्ट होगी और जैसे ही 3.7 वोल्ट से वोल्टेज कम होगा तो कंडक्शन बंद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सो एक किस्म का हम बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस शॉर्ट टाइम में ड्यूरिंग दिस शॉर्ट इंटरवल द ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन। तो इस शॉर्ट टाइम में आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, इस यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। सो अब ये जो टैंक सर्किट है, इसका मकसद ये होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता करंट बिल्ड करे। इस यहाँ पे करंट बिल्ड होता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता करंट डिक्रीज होता है। तो अगर हम करंट की फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास उतने उतने टाइम में जिस टाइम में हमारे पास ये वोल्टेज मिल रही है, उतने टाइम में जो करंट है वो कुछ ऐसे मिलता है। ठीक है। आज स्लोली इंक्रीज होता है, पीक पे जाता है, फिर स्लोली डिक्रीज होता है। सो इसका मकसद ये होता है कि ये जो पल्स आती है ना, पल्स थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सस्टेन कर जाती है। मतलब पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है तो इंडक्टर चार्ज हो जाता है, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट है तो कुछ अपनी एनर्जी लूज करते हैं, कुछ देर के बाद ये एनर्जी खत्म हो जाती है और यहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिलता। सो इसलिए आपको बार बार इसको पल्स देनी पड़ती है थोड़ी देर बाद, यानी कि इसका जब अगला साइकिल आएगा तो अगेन इसको पल्स मिलेगी। सो जो एनर्जी लूज हुई थी वो दोबारा से इसको मिल जाएगी। सो ऐसे हम ये ऑपरेशन करते हैं। तो डिटेल में हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन टैंक सर्किट कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे इस जगह पे अब ये देखें कि बैरियर पोटेंशियल और वीबीबी को ऐड करते हैं तो किस पॉइंट पे हमारे पास ट्रिगरिंग हो रही है, यानी कि ऑन हो रहा है, और किस पॉइंट पे जाके ऑफ हो रहा है। ओके, सो अगर हम इसको वेव फॉर्म को कंप्लीट बनाएं, आगे बनाते जाएं, तो हमारे पास कुछ ऐसी वेव फॉर्म्स बनेंगी। ठीक है। सो वेव फॉर्म्स क्या बन रही हैं कि द कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर वोल्टेज ड्यूरिंग द ऑन टाइम आर शोन। अब कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज बताई हुई है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। अगर हम ए पार्ट में बात करें तो हम सिर्फ पहले करंट की बात करते हैं। इनपुट वोल्टेज, जैसे पहले यहाँ पे आपको पल्स मिली थी, वैसे यहाँ पे आपको एक पल्स मिल रही है। ठीक है। फिर ये पूरे टाइम के लिए आपको ऑफ मिल रहा है, फिर दोबारा से जैसे 3.7 वोल्ट्स आएंगे तो दोबारा ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा और -3 यानी कि 3.7 से जब कम होंगे तो कंडक्शन बंद हो जाएगी। सो हर पीक के पास आपको ऐसी एक करंट की पल्स मिलेगी। टी इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। सो करंट आपको पहले इंक्रीज होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगा। ये करंट क्या है? ये जो यहाँ से करंट पास कर रहा है। ठीक है। करंट यहाँ से पास कर रहा है। सो अगर हम इसी को वोल्टेज की फॉर्म में देखें तो आपको पता है कि वोल्टेज जब हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बनाया था हमने, और हम यहाँ से जब आउटपुट लेते हैं तो आपका जो आउटपुट होती है वो इन्वर्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू इनपुट। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जब ये ऑन होता है, जब ये ऑफ होता है तो आपको यहाँ वोल्टेज मिलता है, जब ये ऑन होता है तो वोल्टेज यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि इसको ग्राउंड मिल रहा है, तो वो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ चला जाता है, यानी कि ऑपोजिट बिहेवियर होता है। सो ऑपोजिट बिहेवियर यहाँ आपको नजर आ रहा है कि अगर जितने टाइम में ये ट्रांजिस्टर ऑफ है उतने टाइम पे आपको यहाँ पे कंप्लीट वीसीसी मिलती रहेगी। ये देखें, वीसीसी मिल रही है आपको। ठीक है। फिर जिस टाइम पे ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है उस टाइम पे वीसीसी स्लोली डिक्रीज कर रही है अंटिल सैचुरेशन लेवल आपका। ठीक है, मिनिमम लेवल। और फिर जब ऑफ हो रहा है फिर दोबारा से वीसीसी मिलना शुरू हो गई है। यानी कि जब ये ऑफ है ट्रांजिस्टर तो यहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये वोल्टेज जो है ये सारा का सारा आपको यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप जब ये ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर तो फिर इसको शॉर्टेस्ट पाथ ये मिलेगा, तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको ये जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है ये इन्वर्टेड है एज कम्पेयर टू द करंट वेवफॉर्म। अगर हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा था, पीडी ऑन दैट इज आईसी सैचुरेशन लेवल मल्टीप्लाई बाय वीसी सैचुरेशन लेवल। यानी कि जो आईसी है कलेक्टर करंट है मल्टीप्लाई बाय वीसी जो कलेक्टर पे मीटर वोल्टेज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑन टाइम पावर मिल जाएगी। ऑन टाइम पावर हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम सारे पावर नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ वो पावर देखना चाहते हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें मिल रही है। इसलिए हमने
सेचुरेशन की वैल्यूज ली है, आईसी सेचुरेशन की वैल्यू ली है और ये वीसी सेचुरेशन की वैल्यू ली है। सो इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ऑन टाइम की पावर निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम एवरेज पावर निकालें तो क्या करते हैं, वो जो ऑन टाइम की पावर निकाली थी उसको उस टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम पे ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है। दैट इज द दिस इज द ऑन पावर एंड दिस इज द ऑन टाइम। सो ये वाला हमारा ऑन टाइम है। अगर आप स्कोप पे देख रहे हैं तो आप इसको प्रोब्स के थ्रू देख सकते हैं। ये वाला ऑन टाइम है, टी ऑन, और ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टाइम पीरियड टी है। ठीक है। सो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एवरेज पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है, ये जो एम्पलीफायर है, वो एवरेज कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट टैंक सर्किट का। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी टैंक सर्किट का। क्लासिफिकेशन यूजफुल इन ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स में के लिए हम इसको यूज करते हैं, और कलेक्टर के साथ हम एक पैरेलल में एक टैंक सर्किट लगाते हैं, जिसको रेजोनेंट सर्किट भी कहा जाता है, जिसमें एक इंडक्टर लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है। और इसका मकसद ये होता है कि जो यहाँ से एनर्जी मिल रही है वो कुछ देर यहाँ पे सस्टेन करे, यहाँ पे रहे, जिंदा रहे। सो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, वी नो दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो हम फाइंड करते हैं 1/2 पाई अंडर रूट LC से। पहले फॉर्मूला हमने पढ़ चुका है। सो द गेन ऑफ एम्पलीफायर विल मैक्सिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कि यहाँ से इस टैंक की जो वैल्यूज हैं वो आपने वो रखनी है, यानी कि वो वहां से आपको एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी FR। ठीक है। और वो जो FR की वैल्यू होगी, अगर आपके पास जो इनपुट आ रही है वो उस फ्रीक्वेंसी की है, तो आपके एम्पलीफायर का गेन मैक्सिमम मिलेगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, 50 हर्ट्ज का सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे, और अब हमने ये सब एम्पलीफायर डिजाइन करना है। अब हमने एम्पलीफायर ऐसे डिजाइन करना है कि ये जो सर्किट है, टैंक सर्किट, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की 50 हर्ट्ज हो। इसकी कैपेसिटर की और इंडक्टर की वैल्यूज ऐसे सिलेक्ट करनी है कि FR की वैल्यू 50 आए। ठीक है। और उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे 50 फिक्स कर लें, जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है। बाकी वैल्यूज 1/2 पाई फिक्स होती हैं। अंडर रूट में जाके जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को आप फिक्स कर लें, दूसरी को फाइंड कर लें। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि हमने कैपेसिटर ले लिया 10 माइक्रोफेरेड का। ठीक है। तो सी में भी आप 10 माइक्रोफेरेड पुट कर देंगे, वहां से आपके पास इंडक्टर की वैल्यू आ जाएगी। वो इंडक्टर की वैल्यू फिर आप यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है जी। सो आपने जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रखनी है। जब आप ये दोनों सेम रखेंगे तब आपके पास इस एम्पलीफायर का गेन आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो ये रेजोनेट ही नहीं करेंगी। ठीक है। यहाँ पे आपको फिर वो जो करंट की पीक थी वो नहीं मिलेगी। सो ये जरूरी है कि आप इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पुट करें, डिजाइन इस तरह करें कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आए। ठीक है। ठीक है। और जब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा फिर आपको आपके डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगी। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव साइकिल विल बी लेस देन द प्रीवियस बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस। ठीक है। एनर्जी साथ साथ आपकी लॉस भी हो रही है। हर साइकिल में आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है। अगर आप एक ही बार पीक आती है और वहां पे अब टैंक सर्किट में वैल्यूज रेजोनेट हो रही हैं। ठीक है। तो अगले साइकिल में थोड़ी कम होगी, अगले साइकिल में कम होगी, आहिस्ता 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 टैंक सर्किट में वोल्टेज नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये हमेशा रहे तो फिर तो एनर्जी के रूल जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ये जो सर्किट है आपका टैंक सर्किट, इसमें जब पहली पल्स आएगी, अब वो एक बार कैपेसिटर को चार्ज करेगी, फिर डिस्चार्ज होते हुए इंडक्टर को चार्ज करेगी, फिर कैपेसिटर को चार्ज करेगी, लेकिन
कैपेसिटर और इंडक्टर खुद भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता ये जो वेव होगी वो डाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद रेगुलर रेपिटेशन ऑफ करेक्टर पल्स दे देते हैं, यानी कि हम थोड़े टाइम के बाद उसको फिर से एक पल्स देते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से एक पल्स देते हैं, ठीक है। हर 3.7 वोल्ट जैसे ही इनपुट इंक्रीज करेगी तो अगेन पल्स चली जाएगी। तो ये पल्स उसको जब यहाँ पे अगेन पल्स मिलेगी तो ये एनर्जी का लेवल डाउन नहीं होगा, ये अगेन अपने मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पल्स मिलेगी तो ये भी मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिके नहीं होगी, सारे के सारे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे चले जाएंगे, जैसे कि ये हैं, ठीक है। आपको यहाँ से पल्स मिली है जिससे इसमें एनर्जी एनर्जी आई है, तो थोड़े टाइम के बाद दोबारा पल्स दे दी, फिर थोड़े टाइम के बाद दोबारा पल्स दे दी। सो ये पल्स हम बार बार देते रहेंगे सो दैट के जो यहाँ पे वेव मिल रही है हमें वो खत्म ना हो, वो मिलती रहे। तो इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फिनोमिना देख लेते हैं। वो फिनोमिना क्या है? अ, वो फिनोमिना हमारे पास है कि बार बार हम इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है पहले, फिर इंडक्टर चार्ज हो रहा है, फिर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सो द पहली पल्स आती है द करंट पल्स दैट चार्जेस द कैपेसिटर टू पॉजिटिव वीसीसी लेवल, ठीक है। जब आपके पास पल्स मिलती है, आपके पास पल्स मिलने का मतलब क्या है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया है, ठीक है, इसको पाथ मिल गया यहाँ पे। ये जो पाथ मिला है तो वीसीसी यहाँ से गुजरती हुई यहाँ से आपको यहाँ पे जाएगी। C1 charges to plus VCC at input peak when the transistor is conducting, ठीक है। जितने भी सीसी थी आपकी मैक्सिमम जो भी थी वो यहाँ से आपको आपकी कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, ठीक होगा जी। कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा इनिशियली, और चार्जिंग होगी अप टू पॉजिटिव वीसीसी। फिर जब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो पल्स मिलने के बाद ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद क्या होगा, द कैपेसिटर क्विकली डिस्चार्जेस एंड बिल्ड्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इंडक्टर। वो कह रहा है कि जब पहले यहाँ पे पहले इसको पाथ मिल रहा है, यहाँ से ये वोल्टेज आ रही है और यहाँ से कंडक्शन हो रही है, कंडक्शन होते होते ये कैपेसिटर आपका फुल चार्ज हो गया, ठीक है। अब फुल चार्ज हो गया, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, अब कैपेसिटर ने एज ए बैटरी काम करना शुरू कर दिया। पहले कैपेसिटर बैटरी था ना, पहले बैटरी आपकी चार्ज हो रही थी, अब आपकी बैटरी ने रिचार्ज होना है। रिचार्ज क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ये पाथ मिल रहा है, ये कंप्लीट पाथ मिल रहा है उसको। सो इस कंप्लीट पाथ के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उस पाथ के बीच में आपको इंडक्टर लगा नजर आ रहा है। इस चार्जिंग के प्रोसेस में ये इंडक्टर आपका चार्ज होगा, ठीक है। इंडक्टर में मैग्नेटिक पल्स हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी करंट करंट की वजह से, ठीक है। तो ये आपका जो इंडक्टर है ये अब चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी इसकी। सो C1 आपका डिस्चार्ज हो जाएगा 0 वोल्ट तक, यानी कि दोबारा से आपका C1 खाली हो गया। सो ट्यून ऑपरेशन हम ऑब्जर्व कर रहे थे। पहले स्टेप में कैपेसिटर आपका VCC तक चार्ज होता है, सेकंड स्टेप में जब ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाता है तो वही आपका जो कैपेसिटर है वो वाया इंडक्टर डिस्चार्ज होता है। तो अगर यहाँ पे हम ये कैपेसिटर की वोल्टेज देख रहे हैं तो पहले कैपेसिटर आपका नेगेटिव साइड पे चार्ज हुआ, ठीक है, और फिर आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो वो 0 वोल्ट पे आ गया, ठीक हो गया। फिर आपका जो इंडक्टर है उसके बाद क्या है कि ट्रांजिस्टर भी आपका स्टिल ऑफ ही है। सो जब ट्रांजिस्टर ऑफ है, अब उसके बाद क्या होगा, इंडक्टर आपका डिस्चार्ज होगा और वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब अगेन आपका जो कैपेसिटर है वो अपना पॉजिटिव वीसीसी में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो हाफ साइकिल में क्या हुआ है कि पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ है, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है, अगेन कैपेसिटर चार्ज हुआ है, ठीक है। सो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। फिर अगले स्टेप में अगेन आपका जो कैपेसिटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चार्ज हुआ था, आप उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और अगेन इंडक्टर को चार्ज करेगा। सो इस स्टेप में अगेन कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है।
नेक्स्ट स्टेप में फिर अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, सो ये आपका सिस्टम चलता रहेगा जब तक कि ये एनर्जी आपकी कंप्लीटली डाई आउट नहीं हो जाती। ठीक है, सो देन द इंडक्टर क्विकली रिचार्जेस द कैपेसिटर बैक टू पॉजिटिव पीक स्लाइटली लेस देन द प्रीवियस वन। अब पहले जो पीक आई थी ना उससे थोड़ी सी लेस पीक आएगी क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, और इसी तरह जो इससे नेक्स्ट पीक आएगी वो इससे कम होगी, सो आहिस्ता आहिस्ता पीक कम होना शुरू हो जाएंगी। So peak to peak voltage is therefore approximately equal to 2 VCC. माइनस VCC से प्लस VCC जब आप पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो वो 2 VCC आएगी। ठीक है, सो जब आप फिर नेक्स्ट सेक्टर पे जाते हैं इसी वजह से क्योंकि आपको यहाँ पे पीक प्रॉपर नहीं मिल रही, तो आप दोबारा से पल्स देते हैं, अपने सर्किट को दोबारा से पल्स देते हैं, और वो पल्स आपको वही ट्रांजिस्टर ऑन होके मिल रही है जो आपने स्टार्ट में देखा था ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा था, और ट्रांजिस्टर ऑन होने की बार बार ऑन हो रहा था और आप पल्स उसको दे रहे थे बार बार ऐसे। ठीक है, पल्स मिली उसको, फिर जब नेक्स्ट पे यहाँ पे आके जब पीक उसकी स्लाइटली कम होना शुरू हुई तो हमने अगेन उसको पल्स दे दी, फिर यहाँ पे आके अगेन पल्स दे दी। सो ऐसे हम बार बार उसको पल्स देते रहते हैं ताकि इसकी एनर्जी डाई ना हो और हमें ये कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशंस मिलती रहे। अब इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि बिल्कुल थोड़े से टाइम पे ऑन करके आप एक कंप्लीट वेव फॉर्म ले रहे हो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये क्लास सी एम्पलीफायर बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, आप ऑन टाइम तो आपका बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आप उससे एक कंप्लीट वेव फॉर्म आउटपुट में मिल रही है आपको, प्रॉपर वेव फॉर्म। जी, सो आप इसकी एफिशिएंसीज वगैरह या दूसरी कैलकुलेशंस वगैरह देख लेते हैं। सो आउटपुट पावर कैसे फाइंड करते हैं? आउटपुट पावर का फार्मूला होता है आपके पास VRMS स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस, सिंपल P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R का फार्मूला है। सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R का फार्मूला हमने यूज किया है, V आपने RMS यूज की है। पीक टू पीक आपके पास क्या थी? 2 VCC, तो RMS फाइंड करेंगे तो वो 0.707 VCC आएगी। ठीक है, और नीचे है आरसी। आरसी क्या है? इज द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर टैंक सर्किट। ये क्या चीज है जी आरसी? ये कहाँ से आएगी? ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसकी होगी और कुछ रेजिस्टेंस इसकी होगी, रिएक्टेंस जो होती है। ठीक है, अगर आप इनकी रिएक्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इसकी रिएक्टेंस है और यहाँ पे ये इसकी रिएक्टेंस है, सो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है इनका। सो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप फाइंड कर लेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करके जो वैल्यू आएगी उसको आप आरसी का नाम देंगे, आरसी जो कि कलेक्टर्स की रेजिस्टेंस है। सो इस केस में कलेक्टर की रेजिस्टेंस ये इंडक्टर की इंपेडेंस और कैपेसिटर की इंपेडेंस डिफाइन करेंगी। सो आरसी इज द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर टैंक सर्किट। ठीक है, कलेक्टर टैंक सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो लगी हुई हैं उनकी रिएक्टेंसेस को आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो आपको आरसी देगा। ठीक है जी, सो इसकी वैल्यू काफी कम होती है। क्यों कम होती है? उसकी वजह ये है क्योंकि हम ये ऑपरेशन परफॉर्म ही रेजोनेंट सर्किट पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पॉइंट पे इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस इक्वल हो जाती है, यानी कि वो पॉइंट जिस पे वो सबसे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कैपेसिटर जिस पॉइंट पे कैपेसिटर और इंडक्टर सबसे मिनिमम और रेजिस्टेंस देता है उस पॉइंट को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं और हम उसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत लो होती है। सो द टोटल पावर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू एम्पलीफायर। अब यहाँ से हमने आउटपुट पावर फाइंड की और हमारी इनपुट पावर पीडी एवरेज हमने पहले फाइंड की थी इस पॉइंट पे। ठीक है, पीडी एवरेज आपने यहाँ से फाइंड की थी, एवरेज पावर यहाँ से आई थी इस पॉइंट से, और आउटपुट पावर आपको अब यहाँ से मिल गई है ये। सो टोटल पावर क्या होगी? पी आउट प्लस पीडी एवरेज, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास एवरेज मिल जाएगी। यानी कि जो पीडी एवरेज है ये वो जो पल्स मिल रही है उसका उसकी पावर है, और पी आउट आपको जो पावर
ट्रैंक सर्किट से मिल रही है वो पावर है। दोनों पावर्स को आप ऐड करेंगे तो टोटल पावर आपको मिल जाएगी। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी पी आउट ओवर पी आउट प्लस पी डी एवरेज का फॉर्मूला होता है। सो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास नॉर्मली पी आउट काफी ज्यादा होती है, पी आउट काफी ज्यादा क्यों होती है? पी आउट काफी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि देखो आप पीडी एवरेज आपको ये पल्स डिफाइन कर रही है, ठीक है, और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए ऑन हो रही है। इसको थोड़े टाइम पे ऑन करके आप एक कंप्लीट वेव फॉर्म ले रहे हो जो कि पी आउट है। सो इसकी पावर काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वेव फॉर्म। तो इसलिए हम कहते हैं कि पी आउट नॉर्मली हाई होती है। सो व्हेन पी आउट इज वेरी हाई देन पीडी एवरेज द क्लास एफिशिएंसी रीचेस टू 1%, सॉरी रीचेस 1 या 100%। तो हम ये कह देते हैं थ्योरेटिकली जो क्लास सी एम्पलीफायर है ये नॉर्मली 99 टू 100% एफिशिएंट होता है, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। सो सारे एम्पलीफायर के टाइप में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट एम्पलीफायर हमारे पास क्लास सी एम्पलीफायर होता है। बट ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेशंस लिमिटेड होती हैं, आप हर जगह क्लास सी एम्पलीफायर अटैच नहीं कर सकते। इसको आप वहीं पे अटैच कर सकते हैं जहाँ पे आपको रेजोनेंट ऑपरेशन चाहिए, जहाँ पे आपको ट्यून्ड ऑपरेशन चाहिए, जो ऑसिलेशंस चाहिए, आप इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। इसको आप वोल्टेज गेन के लिए, करंट गेन के लिए यूज नहीं कर सकते। सो इसके साथ आपकी जो एग्जांपल्स हैं 7.7 और 7.8 वो आपने सॉल्व करनी है, जिससे आपका ये ट्यून्ड ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एफिशिएंसी की वैल्यूज उसमें आप फाइंड करेंगे कि क्लास सी एम्पलीफायर किस तरह से 100% एफिशिएंट है।